आपके साथ रितु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वक्फ में सनातनी क्यों तनातनी। वक्फ के नाम पर एक बार फिर से ठन गई है। दरअसल नए वक्फ अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन राज्य सरकार ने कर दिया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नए अधिनियम के तहत 2 हिंदू सदस्यों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया। वक्फ में हिंदुओं की एंट्री पर अब बवाल हो गया है। अब तक वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि ही शामिल होते थे। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की एक धार्मिक और इस्लामी संस्था है। ऐसी संस्था में गैर मुसलमानों की नियुक्ति जायज नहीं है और ये उन्हें स्वीकार नहीं। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि जो लोग इस्लाम और वक्फ व्यवस्था की बारीकियों से वाकिफ नहीं हैं, वो वक्फ बोर्ड में क्या भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह सवाल किया है कि क्या कभी किसी मुस्लिम को महाकाल मंदिर समिति या राम मंदिर ट्रस्ट का सदस्य बनाया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में हिंदू धर्मगुरु अनिलानंद महाराज ने कहा कि जो भी मुस्लिम सनातन धर्म को अपनाएगा उसे निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा। अगर यही सवाल वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री को लेकर किया जाए तो हिंदू धर्मगुरु क्या कहेंगे। सवाल यह है, वक्फ में सनातनी होने से आखिर तनातनी क्यों हो रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शबनम खान जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शबनम जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सुबुही खान जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, फाउंडर हैं सनातनी मुस्लिम मूवमेंट की। सुबुही जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सैयद जब्बार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सैयद जी आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ इस वक्त हाजिक खान जी मौजूद है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजिक जी बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहला सवाल हाजिक जी मेरा आपसे ही रहेगा कि आखिर क्यों तनातनी है। अगर अधिनियम बनाया गया और उसके तहत मध्य प्रदेश में फैसला ले लिया गया है तो इसमें इतनी दिक्कत क्यों है। देखिए मैडम, बात यह है कि सर जो वक्फ बोर्ड की जो संस्था है वो राष्ट्रीय हित पर है, सरकार के नेतृत्व में है और हमारे बुजुर्गों ने अपनी प्रॉपर्टियां मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए वक्फ की हैं और वक्फ बोर्ड को भी बनाने वाला इस देश का संविधान है और संविधान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे मैं करूं सरकार करे, वो संवैधानिक नहीं होगी, देश हित में नहीं होगी। लेकिन हासिक जी आप कह रहे हैं कि किसी गैर मुस्लिम को शामिल कर लेना, हिंदू को शामिल करना, आप कह रहे हैं कभी किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। न्यूज़ 18 पर ही वो आंकड़े चले हैं कि जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अवि मुक्तेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सव कमेटी में मुस्लिम सदस्य बनाया था, उस वक्त ये विरोध के स्वर नहीं उठे थे। क्या कहेंगी शबनम जी। सबसे पहले तो रितु जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड है ही क्यों, वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। मेरे भारत की संपत्ति के लिए कोई एक कम्युनिटी उठकर कहे कि जी ये सारी संपत्ति हमारी है, ताजमहल भी हमारा, कनॉट प्लेस भी हमारा, सारी जमीन हमारी, ऐसा कैसे। पहला तो मेरा सवाल यही है, क्यों भाई ऐसा क्यों। कांग्रेस ने अपने लिए एक सेटअप तैयार किया। कांग्रेस ने कहा कि ये जो जमीन है कभी बाई चांस कुछ उथल पुथल हो तो ये हमारे कब्जे में कैसे रहनी चाहिए, तो उन्होंने मुसलमान के कंधे पे रख के बंदूक चलाई और एक वक्फ बोर्ड का निर्माण कर दिया और वो वक्फ बोर्ड वाले सारे खुद एंजॉय करते रहे। जो गरीबों के लिए कुछ भी पहुंचाने की, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत थी वो उन तक छोड़िए। मैं तो महिलाओं की बात कर रही हूँ। कोई महिला अगर इनके पास 5 रुपए भी लेने चली गई और इन्होंने दिया हो, नहीं। स्कूल कॉलेज कोई बड़े इदारे खड़े करे हो, नहीं। ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो क्या 2 हिंदुओं की एंट्री होने से पूरे बोर्ड का काम सुचारू हो जाएगा शबनम जी। नहीं, अगर 2 हिंदू भाई वहां पर रहेंगे एटलीस्ट इनकी मुश्किल तो कस के रख सकते हैं ना, उनकी पैनी नजर तो रहेगी ना इनके ऊपर। ये जो मुसलमानों का अपने आप तालमेल घालमेल करते रहते थे और वहां पर कुछ भी जितना भी पैसा आया, अभी पूछ लीजिएगा कि कितना कितना कहां खर्च हुआ है। सारे कब्रिस्तानों पे इनका कब्जा है, एक छत्रराज है और कब्रिस्तान में किस तरीके की अव्यवस्था है। मैं कब्रिस्तान की बात बता रही हूँ और चीजें छोड़ दीजिए। सब चीजों पे खुद काबिज हैं, किसी मुसलमान को कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब जो 2 हिंदू भाई रहेंगे, और मैं आपके माध्यम से एक चीज और पूछ रही हूँ इनसे, सेकुलर होना, आप तो सेकुलर कहते हो, चलो दूसरी पार्टी को मैं साइड रख दे रही हूँ एक सेकंड के लिए। आप तो सेकुलर कहते हो, आपको तो सबका हिंदू भाइयों का स्वागत करना चाहिए गले लगा लगा के। देखो हम हैं असली सेकुलर, आओ हिंदू भाइयों हमारे साथ मेंबर रहो, चेयरमैन भी चाहे आप बन जाओ। नहीं, फिर सेकुलरिज्म खतरे में आ गया आपका, फिर हो गए आप परेशान।
तो इनकी जो मोनोपोली चलती थी वो खत्म हो जाएगी, जो दुकानें खोल रखी थी वक्फ बोर्ड के नाम पे वो खत्म हो जाएंगी। सैयद जी, कौन सी दुकानें बंद होने का खतरा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, जो नफरत के कारोबारी हैं उनकी दुकानें और उनके बाजार तो बंद होने जा रहे हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, सही बोल रहे हैं, बंदी होने जा रहा है। बीच में नहीं बोला शबनम आपके, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखें अभी तक जो राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जी जो लूट हुई है, डकैती हुई है, उसको तो बचा नहीं पाए। उसमें कौन लोग थे? जो खास तौर पे चंदा चोरी इन्होंने करा, ये मैंने आरोप नहीं लगाए, नींबू के अखाड़े लगाए, चंदा चोरी करी और अपने उद्योगपति मित्रों को अपने उद्योगपति मित्रों को जमीनें बेचने का जो धंधा कर रहे हैं, आज वो वक्फ बोर्ड का ये जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों ये जवाब कैसे हुआ? आप बताइए कि दो हिंदुओं की एंट्री से वक्फ बोर्ड पाक है, वक्फ बोर्ड साफ है, वक्फ बोर्ड कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है, तो दो हिंदू शामिल हो जाएंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी? ठीक है, मैं लौटूंगी। प्रॉपर्टी है, सुनिए रुक जाइए। नहीं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बड़ी प्रीमियम प्रॉपर्टी है, उसमें दो आरएसएस के लोग डालेंगे। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो जुड़े लोगों को डालेंगे और वो करेंगे चोरी। जैसे चोरी करिए, राम मंदिर को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। दिक्कत क्यों? ठीक है, लोग हैं, चंदा चोर हैं, छोटे किस्म के लोग हैं, जहां मिलेगा मौका चोर है, नहीं बता पाएंगे। सैयद जी आप अपना पेशाई कर लेंगे। जो 70 साल में नहीं लूटा, इनका पक्ष चल रहा है कि सही नहीं बताया जा सकता है। सुबोई जी, इतनी दिक्कत क्यों है? आप कितना भी कवर दे लीजिए, लेकिन सरकार बचेगी नहीं। सैयद जी, ठीक है, हो गया आपका समय, एक्सपोज कर दिया जनता ने, हो गया। वक्फ बोर्ड का जवाब ले लेते हैं, वक्फ बोर्ड का जवाब ले लेते हैं। कब तमाम मुद्दे उठा लिए, खूब आरोप भी लगा दिए। सुबोई जी, जी क्या दिक्कत, आखिर इतनी दिक्कत क्यों है? आरएसएस के लोग बता दिए, बीजेपी के लोग बता दिए, अब वो दो लोग जिन पदों पे रह गए होंगे वो दो लोग जानते हैं, और उनका जो राजनीतिक इतिहास रहा है, जो भी इतिहास रहा है वो लोग जानते हैं। बताइए कौन दो लोग हैं, उनका इतिहास बताओ। जो दो लोग लिए गए हैं सैयद, अरे सवाल मुझसे मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, और उसी बेस पे पूछे जो आपने उन्हें आरएसएस का लोग बताया है। जवाद जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड बहुत अच्छे से चल रहा है। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड ना कहिए, उसको वक्फ माफिया कहिए, क्योंकि ये वो वक्फ माफिया है जिसके पास इस देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। 6 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मुस्लिम समाज आज भी फल बेच रहा है, आज भी पंक्चर जोड़ रहा है, आज भी दिक्कत में परेशानियों में है और अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है। और आज भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 90% मुसलमान भारत में गरीब है। अगर आप लोग इतने हितैषी होते और मुसलमानों के सरपरस्त होते तो आज वो हालत नहीं होती मुसलमानों की जो है। दूसरी बात देखिए, वक्फ एक्ट कोई एक इस्लामिक क्रिएशन नहीं है, कोई शरिया द्वारा वक्फ एक्ट, जवाद जी पढ़े लिखों की तरह बात करिए, पढ़े लिखे हैं। वक्फ एक्ट भारत के पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ एक कानून है। उस एक्ट के अंतर्गत ये अमेंडमेंट में प्रपोज हुआ है कि भाई अगर ये पार्लियामेंट की एक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट द्वारा बनाई हुई, तो इसमें हिंदू मुस्लिम सभी मेंबर हो सकते हैं। मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में मुसलमान होने के साथ वकील भी हूं। अच्छा। एक बात बताइए, अगर तिरुपति बालाजी मंदिर जो बहुत बड़ा तीर्थ है हिंदुओं का, कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है, वहां पर अगर नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकता है, अगर सिद्धि विनायक मंदिर में नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकता है, अगर राम मंदिर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मुसलमान जज हो सकता है, अगर उत्तर प्रदेश में कुंभ में आजम खान कुंभ के व्यवस्थापक हो सकते हैं, तो वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर क्यों नहीं हो सकते? एक ये सिंपल सा कॉमन सेंस का सवाल मैं पूछ रही हूं। जब हर जगह हिंदू मुसलमान रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देश के किसी भी मोदी सरकार में एक भी मुसलमान कैबिनेट में नहीं है। हिंदू क्यों नहीं हो सकता? मोदी सरकार में एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं मिलता। अब फिर कैबिनेट मंत्री मुसलमान नहीं है। अरे फिर राजनीति पर आ गए। अरे राजनीति बहरूपियों को एक्सपोज कर दिया। ये पेट दर्द भी खत्म हो गया एक दिन। देखिए हमारे ये वाला पेट दर्द भी खत्म करेंगे तुम्हारा एक दिन, चिंता मत करो। विधायक को टिकट मुसलमान को नहीं मिलता, आप सोचें ना कि कोई पूरी मंत्री डिबेट मिलता है, में और पूरी वक्फ बोर्ड चर्चा में में हिंदू चाहिए, क्यों अगर आप सोचे कि पूरी चर्चा में सिर्फ आप बोल लेंगे और अपना पक्ष रख के उसको सही साबित कर नहीं, लेंगे। हम सही साबित, हम तो जनता को साबित कर रहे हैं, हम तो जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। दिया जाएगा तब बोलिए। सुबह जी अपनी बात जल्दी से पूरी। रितु जी देखिए, साफ सीधी सी बात यह है कि ये देश किसी भी व्यक्ति, किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी से बड़ा है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, हमें उन मुद्दों को सॉल्व करना है जिसने देश को पीछे रखा हुआ है। अभी मैं जवाद जी को एक उदाहरण देती हूं।
इन्होंने कहा कि मुसलमानों के हित के लिए वक्फ बोर्ड है और वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। हाँ। उत्तराखंड में अभी पूरे देश ने न्यूज देखी थी, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पे बहुत बड़ी तादाद में एक स्लम एरिया बसा हुआ था जहां पे मुसलमान बसे हुए थे। रेलवे कब जब आया रेलवे हिंदुस्तान को में? फिर बीच में बोले, रेलवे कब आया? जब रेलवे को हिंदुस्तान मेरी में रेलवे सुनिए कब आया? मैं इसे पार्टिसिपेट नहीं अरे करूंगी। क्यों नहीं, पहले बताइए जब ना। बात पूरी होने अरे दीजिए, बताइए ना, कब बात आया? पूरी होने दीजिए, अभी तो अच्छा, दूसरों ठीक के है। बात बात कह रहे पूरी थे, होने बीच में दीजिए। मत बोलो। हल्द्वानी आप बीच में टपक बोलिए, जाते हो आप। रितु जी, किस तरह से देश के मुसलमानों को भड़काया जाता है ये उदाहरण दे रही हूं मैं। ड्राइंग रूम एक्टिविज्म नहीं है मेरा। 20 से ज्यादा प्रदेशों का प्रवास कर चुके हैं हम लोग। उत्तराखंड में हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बहुत बड़ी तादाद में गरीब मुसलमान बसे हुए थे। जब रेलवे को अपनी जमीन की जरूरत पड़ी, उनको वहां से हटवाया गया। जी। कैमरा लेकर लोग पहुंच गए, जूम कर करके यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गए। मुसलमानों को देखिए, मुसलमानों को निकाला जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है। कितनी वक्फ प्रॉपर्टी उत्तराखंड की आई थी आगे? आप कितनी प्रॉपर्टीज है उत्तराखंड में बता वक्फ बोर्ड दीजिए के पास? आप जवाब दीजिए, कितने ठीक है, लोग आए सुपर थे कि जी। नहीं नहीं हमारे पास वक्फ ठीक की है, प्रॉपर्टी ठीक है, है, लगातार मुसलमानों को झूठ वक्फ की झूठ प्रॉपर्टी expose कर दूं। चाहिए। सैयद वक्फ जी, प्रॉपर्टी आप भी चाहिए, expose रेलवे करते की हैं जमीन भी आप। हथियानी है। पहले आप ये पहले जवाब घोड़ा दीजिए, चलना पहले नहीं आप ये चलेगा जवाब देश के दीजिए अंदर। कि जब स्लम एरिया से मुस्लिम हटे तो उनकी मदद के लिए वक्फ वक्फ बोर्ड बोर्ड आगे कितना क्यों आ नहीं गया? आया? अच्छा, ठीक। उत्तराखंड स्लम का एरिया, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की हल्द्वानी बड़ी के चिंता है मुसलमानों की सरकार को। मदद के बहुत लिए। चिंता सरकार है। को नहीं, हम वक्फ बोर्ड की बात हो रही तो ना। वक्फ बोर्ड किसके क्या पास वक्फ है? बोर्ड का वक्फ बोर्ड क्या को वक्फ कौन बोर्ड गवर्न का करता काम है? ये नहीं है कि वो अरे मुस्लिमों के हितों की मैं- रक्षा मैं- करे? एक सेकंड, सैयद जी, एक एक जवाब दीजिए। रितु सुन तो लीजिए। सैयद जी, पहले आप मेरा रितु, सुन सवाल लीजिए। सुनिए, पहले आप मेरे सवाल सवाल का सुनिए, जवाब पहले आप दीजिए। सवाल सुनिए। आप अरे सवाल नहीं आपका सुनते। मुकम्मल तब होगा जब आप उसमें 2-3 चीजें आप ये पूछिए कि वक्फ बोर्ड को कौन गवर्न करता है? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन है? मुसलमानों के बड़े हितैषी रही है आपकी तो नहीं, मोदी सरकार है हितैषी। है ना, हाँ। तभी तो सैयद बदल जी, के रख दिया। आपको लग रहा है इस तरह से आप अपनी बात करेंगे, एक पक्ष की बात अच्छा, करके हाँ, बात को हाँ, प्रूव करेंगे? भाषा समय दे हितैषी दीजिए, है, मुसलमानों थोड़ी सी के नैतिकता बारे में। रखिए यहाँ पर। अच्छा, ठीक। एक बात बताइए कि सारी जिंदगी तो आप ही का चेयरमैन रहा है ना, जो लूट पाट के घसोट के सब अपना लूट के मुसलमानों के हितों की भी सारी सुविधाएं लूट के बैठा हुआ था। अब जो सरकार आई है, आपके पेट में दर्द इस बात का है, इनको ये दर्द नहीं है कि मुसलमानों को थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएंगे, गरीब को बेचारे को मुख्य धारा मिल जाएगी, उसको ठेली से दुकान तक मिल जाएगी। इनको वो नहीं, इनको ये है। अरे भैया, अपने 60 साल का गिना दो। सैयद जी, अगर इसी तरह से अपनी बात रखते रहे तो इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। 12 साल में मुसलमानों के इलाके में सैयद भाषण सुनने नहीं आई सैयद जी, है। रुक जाइए। कूलर बंद कर दिए मुसलमानों जनता को पता रहने दो, 60 साल लूट के मुसलमानों के सारे हक बैठे हुए हो आप। सारा तभी तो बदला है मुसलमान, तभी तो मुसलमान का आज चेहरा बदला है, तभी तो मुसलमान को आप अपलिफ्ट होते देख रहे हो, तभी तो बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिली है, तभी तो हलाला बंद हुआ है। आपके राज में ये सब चलता था भैया, वो भूल गए आप। क्यों? वक्फ की सारी संपत्ति आपके पेटों में है, निकाल लेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, निकालेगी और मुसलमानों के तक पहुंचाएगी। सरकार के अगर आपने लगातार बोलना है तो हम नहीं बोलने देंगे। शबनम जी, रुक जाइए। नहीं, हम बोलने नहीं देंगे। सैयद जी, रुक जाइए। सैयद जी, सुबुई जी भी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। सुबुई जी, सीधी सी एक बात है, वक्फ बोर्ड की अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वक्फ थोड़ी सी शर्म आती है कि नहीं? नहीं। सारी जिंदगी लूट कर बैठे हो मुसलमानों तो ये को किसने और बात लूटा? बना रहे हो यहाँ ये पर खड़े लूटा होकर। किसने है? सारी जिंदगी लूटा है, सबसे ज्यादा 60 लुटेरी साल लूटा सरकार है। है। इतनी सी इन्होंने तो 12 साल में सब लूट लिया। रुक जाइए। सब चेहरे पर 12 शर्म भी ले साल आओ। में लूट लिया। थोड़ी सी शर्म भी राम आनी मंदिर के चाहिए। अंदर डकैती ये नहीं नहीं, होता। शर्म आई। राम राम मंदिर मंदिर के के अंदर अपराधियों को डकैती सजा नहीं। मिलेगी। सुबुई जी, वक्फ बोर्ड अरे के बचाया अपराधियों को जा रहा सजा है। भी नहीं ठीक है, मिलेगी। शबनम जी, वक्फ शबनम बोर्ड जी, के आप अपनी जगह पर अपराधियों को जाइए। सजा भी नहीं शबनम जी, अपनी मिलेगी। जगह पर जाइए। शर्म भी रखो। शबनम जी, अपनी जगह थोड़ा पर जाइए। शर्म भी सैयद जी, रखो। रुक जाइए। वक्फ सैयद जी, बोर्ड रुक नहीं है जाइए। बिल्कुल। वक्फ बोर्ड के खैरोकार बनेंगे। बदतमीजी करते हो। ठीक है। छोटे बैठे हुए सारी हैं। अब आप राम मंदिर पर एक मिनट, राम मंदिर पर बात कर रहे हैं। मिल जाएगी, वक्फ बोर्ड वालों को कब सजा मिलेगी? शबनम जी, शबनम जी, सैयद जी, अगर आप एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। एक एक करके अपनी बात रखिए। सैयद जी, कांग्रेसी इस तरह से बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। देश को 10 बार डकैत बोलने से कोई डकैत नहीं बन जाता, 10 बार चोर बोलने से कोई चोर नहीं बन जाता है। चोर हैं, सैयद जी, डकैत हैं, आपको जब मैं बोल रही हूँ 2 मिनट, अपने 2 मिनट बात तो रखने दीजिए उनको, अपनी बात तो रखने दीजिए, अपनी बात तो रखने दीजिए। सरकार ने पता क्या रितु करा? जी, अगर आप वक्फ बोर्ड के अंदर कोई भी भाषण सुना जमीन दो इनका बस। कोई भी घोटाला करता था तो उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू रितु होता था। जी, इस सरकार ने क्या करा है रितु जी, कि एक उसको लाइन। बहुत
इजली बेल मिल जाएगा अगर किसी ने घोटाला करा। 3 साल के लिए उसके लिए सजा का प्रावधान था, इन्होंने खत्म कर दिया। उसको सख्त बनाना चाहिए था, उन्होंने हल्का कर दिया लूटी करने के लिए, लूट करने के लिए। गजब बात है। ये पता उसी सरकार की वक्फ बोर्ड के गठन पर सवाल उठते हैं। अरे हाँ, वही वक्फ बोर्ड पर सवाल उठा कि वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, तो सरकार ने गठन कर दिया। उसी सरकार ने 2 हिंदुओं को शामिल कर दिया तो दिक्कत हो गई। हाँ, बीजेपी की है आप। उसी सरकार ने 2 हिंदुओं को ऐड कर दिया तो दिक्कत हो गई। उनकी संस्था का रजिस्ट्रेशन है, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इस तक पूछिए, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन हुआ? रुक जाइए अरे सैयद जी, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ? सैयद जी रुक जाइए। अरे आरएसएस से नहीं जुड़े आप, आरएसएस से नहीं, आरएसएस से नहीं जुड़े, राष्ट्र तो फिर काहे के लिए सरकार की बैटिंग करती है? बोलिए कि सरकार ने चोरी करी, बोलिए सरकार चोर है। हम लोग सरकार की नहीं भाई, आपने इनको प्रमोशन के लिए बुला रहे हैं क्या? एक मिनट का सुनिए जी, सिर्फ एक लाइन। जवाद जी का लॉजिक तो यह है कि राम मंदिर घोटाले के बारे में मुसलमान बात करेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में भारतीय जनता पार्टी देखे भाई। वक्फ माफिया मुसलमान बच्चों के साथ जो बुरा करे वो बीजेपी देखे भाई। हम अपनी कौम का उत्थान नहीं चाहेंगे, हम सिर्फ दूसरों पे उंगली उठाएंगे। चलिए वक्फ बोर्ड में हिंदू शामिल हो गए, खूब तर्क दे दिए। अब एक और बात जानते हैं, छत्तीसगढ़ में जो नए नियम बने उन नियमों के बारे में आप सभी जानते होंगे कि अब निकाह के लिए वक्फ बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी, वक्फ बोर्ड उसकी भी पूरी निगरानी करेगा। लेकिन इस पर भी मुस्लिम पक्ष आपत्ति जता रहा है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हम इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे, क्योंकि फर्जी मौलाना अगर निकाह कर देता है, किसी नाबालिग को फंसा लिया जाता है, तो मामला उजागर ना हो पाए। दिक्कत क्या है फिर? मैडम ये सैयद जी, हाफिज जी से जवाब। बात यह है कि निकाह जो होते हैं मैडम जी, वक्फ बोर्ड का उसमें कोई अधिकार नहीं है। निकाह जो है एक शरीयत का हुक्म है, और शरीयत के एतबार से एक आलिम जो है वो मुफ्ती उसका पढ़ाता है निकाह, और निकाह के अंदर उसको रसीद दी जाती है। जो अनवैलिड लड़कियां हैं, यानी 18 साल की नहीं है, उससे कम उम्र की जो लड़कियां हैं, उनका निकाह इस्लाम भी मना कर रहा है कि जब बालिग हो जाएं, सही हो जाएं, पढ़ लें, उसके बाद उसका निकाह करो। अगर उसमें कोई हेरा फेरी करता है, 420 करता है, कोई अगर गलत निकाह पढ़ाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हाफिज जी मेरी बात सुनिए, देश के लोगों को, देश की जनता को, देश के मुसलमानों को देश के कानून के एतबार से भी रहना है। इस्लाम कह रहा है कि जिस मुल्क में रह रहे हो उस मुल्क के कानून को भी मानना है। हमारा देश का मुल्क का कानून बनाने वालों क्यों ये कानून बनाया था, उसमें 300 विद्वान थे, इसमें हिंदुस्तान के अनपढ़ नहीं थे, जाहिल नहीं थे, जो 46 को 86 गए ऐसे नहीं थे। वो देश के उन्होंने संविधान बनाया सारे धर्मों की बातों को रखते हुए। हिंदू धर्म के एतबार से हिंदू रीति रिवाज के एतबार से होगी, मुस्लिम धर्म के एतबार से मुस्लिम रीति रिवाज की होगी, जैन धर्म के एतबार से जैन के एतबार से। लेकिन हाफिज एक बात सुनिएगा, मैं हिंदू धर्म से हूं। अगर कोई भी हिंदू धर्म का लड़का किसी मुस्लिम धर्म की नाबालिग लड़की को फंसाता है, बरगलाता है, उससे शादी करता है, और फिर जब पूरे हिंदू धर्म पर सवाल उठेंगे तो मुझे दिक्कत होगी। तो क्या किसी मुस्लिम धर्म का लड़का जब अपना नाम किसी हिंदू धर्म के नाम पर लड़के के नाम पर रखता है, किसी नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाता है, और जब पूरी कौम पर सवाल उठते हैं, और इन्हीं सब मामलों को खत्म करने के लिए अगर कुछ बदलाव किए गए हैं, तो क्या इस बदलाव का स्वागत नहीं हो सकता? सैयद जी, लड़के के खिलाफ फौरन जेल भिजवाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद जिंदगी किसकी खराब होती है? उस नाबालिग का क्या होता है? उस नाबालिग लड़की को क्या होता है? लड़की को पूरी जानकारी है, ये मुसलमान है, ऐसे नहीं है जो कई ऐसे मामले हाफिज जी, हाफिज बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन अपराध तो हुआ है ना। जो धोखा दे रहा है किसी लड़की को, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये और आपके माध्यम से हम देश के हिंदू और लेकिन अगर इन मामलों की निगरानी की जा रही है, तो निगरानी से फिर दिक्कत क्यों है? नहीं, अगर इस मामले की निगरानी की, मैं लौटूं, आप मत बताइए कौन जवाब देगा। जब आपसे पूछा जाए तब बताइएगा। शबनम जी, इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि कानून क्या आ गया या मुसलमानों को फायदा किस चीज से आएगा। इनको मतलब है वो जो 4-4, 6-6 पकड़ के बैठ जाते थे वो बंद हो जाएंगी। जब आप एक भी आदमी नहीं है, गलत बयान कर रहे हैं, एक भी ये तो दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया सारी देश की जनता ने। अच्छा, आपने इन दोनों को ही बोलने के लिए बुलाया क्या? नहीं, आपको समझ देगा। हाफिज जी लौटूंगी। अगर आप दोनों नहीं बोलना है तो आप दोनों बोल लो आराम से। हाफिज जी ठीक है, हाफिज जी रुक जाइए, पंचायत करते रुक जाइए। मैं एक बात बता दूं, पंचायत वाले अंकल जी को मैं एक बात बता दूं, जहां ये रहते हैं ना वहीं से मैं हजारों 4-4 करी वाली निकाल के ला दूं। हाफिज जी रुक जाइए, अगर जवाब को रोक देंगे तो जवाब नहीं बदल जाएगा, जवाब को रोक देंगे तो जवाब नहीं बदल जाएगा, रुक जाइए। आप जब
देखती हैं कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि भाई कोई और देखेगा कि कितनी शादी कर ली, क्योंकि वो जो 3 तलाक, हलाला और वो जो 4-4 घर में रख रखी हैं, इन सब की इंक्वायरी करा लीजिए। अगर कहीं कहीं रखी हुई ना मिले ना अलग अलग जगह तो मुझे बता दीजिएगा। मैडम, अरे भाई, आप इनसे जवाब लेने पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है अल्लाह पाक की बात माना करते, मुल्ला का इस्लाम चला रखा है आपने, अल्लाह का इस्लाम ही नहीं चला रखा आपने। आपने तो अल्लाह पाक की बात ही नहीं करनी, आपने सिर्फ मुल्ला की बात करनी है। इरशाद फरमा रहे हैं कि ए आदम की औलाद, तुम्हें जो औरतें पसंद हो तुम उनसे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 निकाह कर सकते हो, बशर्ते, फिर अल्लाह शर्त लगा रहे हैं कि उनके साथ एक सा मामला कर सको, और अगर ये ना कर सको तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक ही निकाह। अल्लाह की तरफ से एक का इजाजत है, और जो कर रहे हैं वो फोर्जरी कर रहे हैं। झूठ बोल रही हैं, झूठ एक भी नहीं। हिंदुस्तान में एक सैंपल, आपने हिंदुस्तान को चैलेंज है, पूरा हिंदुस्तान को चैलेंज है, एक सैंपल पेश कर देता, 4 बीवी वाला एक पूरे डिबेट में सिर्फ आपको चुप कराने नहीं आई मैं, आप सभी को पूरी डिबेट में सिर्फ चुप कराने नहीं आई मैं। शबनम जी, सबको मैं सिर्फ चुप कराने नहीं आई, सवाल भी उठने दीजिए। सुबोई जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, अभी हाजिक खान जी ने कहा कि भारत में एक भी ऐसा मुसलमान नहीं है जिसकी 4-4 बीवियां हो। इनकी स्टेटमेंट पे मुस्लिम कौम ही इनके ऊपर हंस रही होगी इस वक्त कि क्या सफेद झूठ बोला है। एक सैंपल बताओ, अगर आप पे सैंपल है तो बताओ। आप एक नाम बता दो, एक आदमी का, पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज है मेरा। आप बोले पूरे हिंदुस्तान को। रितु जी, और हमारी कौम की बहू बेटियां, मुस्लिम कौम की बच्चियां रो रही होंगी ये स्टेटमेंट सुनकर कि उनको पता है कि उनके साथ क्या होता है। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 जो आप बोल रहे हैं वो हमारी कौम की बहू बेटियां भी अगर कहने लगे कि हम भी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 आदमियों से शादी करेंगे, तब कहां जाएंगे आपकी ये बकवास? तलाक का रितु जी, 5 करोड़ लोगों ने उसके फेवर में, अच्छा ये अभी एक्सपोज हो जाएंगे। रितु जी एक्सपोज हो जाएंगे। एक सवाल और मैं बहस नहीं करूंगी, सिर्फ जवाब दीजिएगा। इन्होंने अभी ये कहा, इन्होंने अभी आपके सामने ये डिनाई किया कि भाई नहीं, कोई मुसलमान लड़का हिंदू नाम से जाके नहीं मिलता है। इन्होंने जो है लव जिहाद को बिल्कुल नकार दिया। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हिंदू लड़की को पता होता है कि वो मुसलमान है, अपनी मर्जी से निकाह करती है, अपनी मर्जी से शादी करती है। इसी बात पे एक सवाल पूछ रही हूं कि अगर ये मर्जी है तो कोई मुसलमान लड़की एडल्ट अगर हिंदू लड़की से शादी करती है तो क्या आपके हिसाब से वो भी मर्जी है? बिल्कुल मर्जी है। हमारे जामिया इलाके में सलमान खुर्शीद तिकोना पार से लेके ओखला हेड तक 15 लड़कियां मेरी निगाह में हैं जो हिंदू लड़कों के साथ जायज है? क्या वो शादी जायज है? इस्लाम में जायज नहीं है। आप बताइए। इस्लाम में जायज नहीं है। अगर रह रही है वो उनकी मर्जी है, वो इस्लाम में एक मिनट, रितु जी मेरी बात, मैंने अभी इनको हिपोक्रेसी आपकी दिखाई। आपका जवाब आएगा। हिंदुस्तान के, भारत की अपनी हिंदू बहनों को, मुसलमान बहनों को और बेटियों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि अगर कोई लड़की हिंदू से शादी करेगी, मुसलमान, तो उसको हिंदू सभ्यता के साथ रहना होगा, और कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू से शादी करेगी तो पहले मुसलमान होगी, नहीं शादी हो नहीं सकती। इस्लामिक एतबार से शादी नहीं होगी, किसी तरीके से नहीं होगी, बिना कलमा पढ़ाए हुए इस्लाम में दाखिल हुए निकाह नहीं होगा। एक क्लोजिंग कमेंट सैयद जी जल्दी से। नहीं, देखिए, सरकार की सारे फैसले होते हैं नियत पर। हमें इस सरकार की नियत ही नहीं समझ में आती है, ना नीति समझ में आती है, ना नियत ठीक है, ना इस सरकार की नीति सही है। क्योंकि ये सरकार एक चीज पे है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को, आपसी आने ताने बाने को, संविधान को खराब करा जाए। सरकार पर सीधे सवाल। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आती हैं जाती हैं, नेता बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन ये देश, इस देश की संस्कृति और इस देश के मूल्य हमेशा बने रहने चाहिए। और ये जिम्मेदारी 140 करोड़ भारतीयों की है। चाहे आप किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र और किसी भी संप्रदाय के हो, अपने देश के लिए आवाज उठाइए। ठीक है, शबनम जी क्लोजिंग कमेंट। मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से नहीं जोड़ने देना, मुसलमानों को अपलिफ्ट नहीं होने देना, ये इनकी कारगुजारियां हैं और जिस पे ये पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। और बेटियों को, मुसलमान की बेटी अगर वहां चली गई तो भाई आपको पता है ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि मुसलमान की बेटियों को हम अपने चंगुल में फंसा के रखें ताकि निगरानी की तरह से उनका इस्तेमाल कर सकें। अपराध पर लगाम लगाना है जिम्मेदारी। ठीक है, ठीक है, हाफिज जी अपनी बात करें। हाजिक जी माफ कीजिए। हमारे देश के 140 करोड़, जैसा सुबी खान कह रही है, हिंदुस्तानियों को इस देश के संविधान के एतबार से रहना है, और हमारी सरकार जो बनती है उन्हें भी संविधान की आस्था के साथ रहना है। आज चमन की बर्बादी में किसकी साजिश शामिल है,
पतझड़ को इल्जाम न दो, माली फूल का कातिल है। इस देश की संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले इस देश के चाहे नागरिक हो या सरकार हो, उन सब की जिम्मेदारी है कि देश के नागरिकों के लिए काम किया जाए। तो बदलाव से और नई व्यवस्था से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, कई इसके पक्ष में हैं तो विपक्ष के भी स्वर उठने लगे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि जमीनी स्तर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस व्यवस्था का क्या बदलाव होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।